नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के यूनिट 5 के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। मुझे आशा है कि यह अवलोकन आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए लाभप्रद होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, किसका मानना है कि धर्म विहीन राजनीति मृत्यु जाल के समान है? यह हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का मानना है। प्रश्न संख्या 2, सांप्रदायिकता का ऐतिहासिक संदर्भ किसकी पुस्तक है? यह प्रभा दीक्षित की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 3, भारतीय परिप्रेक्ष्य में धर्म का आशय क्या है? तो धर्म का आशय भारत में धारण करने योग्य से होता है। प्रश्न संख्या 4, धर्म किस भाषा का शब्द है? यह संस्कृत भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 5, धर्म शब्द किस धातु से बना है? तो धर्म शब्द धृ धातु से निर्मित हुआ है। प्रश्न संख्या 6, आचार्य मनु ने धर्म के कितने लक्षण बताए हैं? तो उनके द्वारा कुल 10 लक्षण धर्म के बताए गए हैं। प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? यह आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक किया गया है। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? इसे 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 9, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा किन देशों की देन है? यह पाश्चात्य देशों की देन है। प्रश्न संख्या 10, धर्मनिरपेक्षता का आशय क्या है? धर्मनिरपेक्षता का आशय है राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा या धर्म विहीन राज्य। प्रश्न संख्या 11, भारत में धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता किसके विचारों का परिणाम है? यह गांधी एवं नेहरू जी के विचारों का परिणाम है। प्रश्न संख्या 12, धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? यह जॉर्ज जैकब हेलियो के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 13, भारतीय पंथ निरपेक्षता का आशय है सर्वधर्म समभाव। प्रश्न संख्या 14, किसने कहा है कि राज्य किसी धर्म विशेष के प्रति समर्पित नहीं हो सकता? यह अधार्मिकता या धर्म विरोध नहीं है, यह सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह कथन पी.वी. गजेंद्र गढ़कर का है। प्रश्न संख्या 15, धर्म और राजनीति दोनों का एक समान महत्व है और इसलिए इनको एक दूसरे से पृथक करना उचित नहीं होगा। यह किसका मानना है? यह टी.एन. मदान का मानना है। प्रश्न संख्या 16, किसका कथन है कि धर्मनिरपेक्ष शब्दावली हिंदू बहुसंख्यकवाद का मुकाबला करने के लिए अपर्याप्त एवं असमर्थ है? यह पार्थो चटर्जी का कथन है। प्रश्न संख्या 17, भारतीय संविधान के किस भाग में पुष्पक विमान पर श्री राम, माता सीता व लक्ष्मण जी का चित्र अंकित है? यह भाग 3 के अंतर्गत अंकित है, जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इस वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर राजनीति शास्त्र विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भारत में राजनीतिक प्रक्रिया के यूनिट 6 सकारात्मक कार्यवाही महिलाएं, जाति एवं वर्ग के कुछ हस्तलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। मुझे आशा है कि यह अवलोकन आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अति लाभदायक होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा से बचाव के लिए कौन सा उपाय किया गया? यह घरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण सन 2006 में किया गया। प्रश्न संख्या 2, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 31 जनवरी 1992 में किया गया था। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यह राजधानी दिल्ली में है। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक इसकी प्रथम अध्यक्ष थी। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 7 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? यह 3 वर्ष होता है। प्रश्न संख्या 7, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का निर्माण कब किया गया? यह 15 अक्टूबर 2004 में किया गया था। प्रश्न संख्या 8, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख है? यह आर्टिकल 17 में कहा गया है। प्रश्न संख्या 10, किस अनुच्छेद में
अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण का उल्लेख है। यह आर्टिकल 19 जो कि स्वतंत्रता से संबंधित है उसके क्लास 5 में है। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में आरक्षण की व्यवस्था है? तो आर्टिकल 15(4) एवं 16(4) में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 12, लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? यह आर्टिकल 330 में है। प्रश्न संख्या 13, किसने कहा है कि महिला अधिकार ही मानव अधिकार हैं? यह महात्मा गांधी जी का कथन है। प्रश्न संख्या 14, किसी जाति को अनुसूचित जाति अथवा जनजाति घोषित करने का अधिकार किसके पास है? यह भारत के राष्ट्रपति के पास है। प्रश्न 15, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? यह आर्टिकल 338 में है। प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह आर्टिकल 338 क में किया गया है। प्रश्न संख्या 17, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को कब पृथक किया गया? तो इसे 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा पृथक किया गया है। प्रश्न संख्या 18, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रश्न संख्या 19, अनुसूचित जाति को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? इन्हें 15% आरक्षण प्राप्त है। प्रश्न संख्या 20, अनुसूचित जनजातियों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? इन्हें कुल 7.5% आरक्षण प्राप्त है। प्रश्न संख्या 21, अन्य पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? इन्हें 27% आरक्षण प्राप्त है। प्रश्न संख्या 22, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो इन्हें कुल 10% आरक्षण प्राप्त है। प्रश्न संख्या 23, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? इसका उल्लेख आर्टिकल 338B में है। प्रश्न संख्या 24, काका कालेकर आयोग का संबंध किससे है? तो यह पिछड़े वर्ग से है और काका कालेकर आयोग ही प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 25, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कौन सा है? यह काका कालेकर आयोग है। प्रश्न संख्या 26, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस नाम से जाना जाता है? इसे हम मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 27, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी थे। प्रश्न संख्या 28, सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग की सिफारिश पर की गई? यह मंडल आयोग की सिफारिश पर की गई। प्रश्न संख्या 29, मंडल आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? यह मोरारजी देसाई के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 30, मंडल आयोग की सिफारिशों को किसके द्वारा लागू किया गया? इसे विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के द्वारा लागू किया गया। प्रश्न संख्या 31, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग किया गया? तो यह इंदिरा साहनी वाद 1992 में किया गया था। प्रश्न संख्या 32, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? तो यह 1993 में की गई। प्रश्न संख्या 33, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? इसे 2018 में 102वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। प्रश्न संख्या 34, अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण में संशोधन हेतु किस आयोग की स्थापना की गई? यह रोहिणी आयोग 2017 की स्थापना की गई। वीडियो में हम BA 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट पेपर के यूनिट 7th के कुछ हस्तलिखित बहुविकल्पीय प्रारूप के प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, निर्जातीयता शब्द की रचना किस शब्द के विरोध हेतु हुई? यह नस्ल के विरोध हेतु हुई है। प्रश्न संख्या 2, जब हम सांस्कृतिक विशेषताओं, धर्म, भाषा, भोजन, व्यवसाय इत्यादि के आधार पर किसी समूह को दूसरे समूह से पृथक करते हैं तो यह क्या कहलाता है? इसे हम निर्जातीयता कहते हैं। प्रश्न संख्या 3, सामाजिक शास्त्र में निर्जाति पद्धति शास्त्र का विकास करने का श्रेय किसे जाता है? यह हेरोल्ड गारफिंकल को जाता है। प्रश्न संख्या 4, भारत में निर्जातीय संघर्ष का मुख्य कारण क्या रहा है?
यह धर्म एवं भाषा रहा है। प्रश्न संख्या 5, किसका मानना है कि क्षेत्रवाद और भाषा के सवाल भारतीय राजनीति के इतने ज्वलंत प्रश्न रहे हैं कि अक्सर ऐसा लगता है कि यह राष्ट्रीय एकता की संपूर्ण समस्या है। यह मॉरिस जोन्स का कथन है। प्रश्न संख्या 6, मूल भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाओं का उल्लेख था? तो मूल भारतीय संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख था, हालांकि वर्तमान में यह बढ़ के 22 हो गई हैं। प्रश्न संख्या 7, अनुसूची 8 के अंतर्गत वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो 22 भाषाएं शामिल हैं। प्रश्न संख्या 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? यह आर्टिकल 343 में किया गया है। प्रश्न संख्या 9, सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्य उच्च न्यायालयों तथा जो विधानमंडल हैं उनकी सब कार्यवाही अर्थात उनके जो गजट प्रकाशित होते हैं, विधेयक प्रकाशित होते हैं, वह किस भाषा में होती है? तो वह अंग्रेजी भाषा में होती है। प्रश्न संख्या 10, राज्यों की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? यह आर्टिकल 345 में है। प्रश्न संख्या 11, उत्तर प्रदेश राज्य की राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की राजभाषा हिंदी 1951 में अपनाई गई थी एवं 1989 में उर्दू को भी राजभाषा का दर्जा उत्तर प्रदेश में दे दिया गया है। प्रश्न संख्या 12, भारत में भाषाई आधार पर निर्मित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश जो कि 1953 में निर्मित हुआ था, इसके निर्माण हेतु किस भाषा भाषी लोगों ने आंदोलन किया? यह तेलुगु भाषा भाषी लोगों का आंदोलन था। प्रश्न संख्या 13, जनवरी 1980 के चुनावों से पूर्व उत्तर प्रदेश की लोकदल सरकार ने किस भाषा को तीसरी भाषा के रूप में स्कूलों में पढ़ाया जाना अनिवार्य कर दिया था? उर्दू भाषा को अनिवार्य कर दिया गया था। प्रश्न संख्या 14, राष्ट्र की तुलना में किसी क्षेत्र विशेष अथवा राज्य या प्रांत की अपेक्षा एक छोटे क्षेत्र से लगाव, उसके प्रति भक्ति या विशेष आकर्षण, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयतावाद कहेंगे। प्रश्न संख्या 15, जाति व्यवस्था क्षेत्रवाद को प्रबल बनाने में काफ़ी सहायक होती है, यह कथन किसका है? यह कथन रजनी कोठारी महोदय का है। प्रश्न संख्या 16, केंद्र सरकार द्वारा पृथक तेलंगाना राज्य की मांग की समीक्षा हेतु 3 फरवरी 2010 को किस समिति का गठन किया गया था? यह समिति BN श्रीकृष्ण समिति थी। प्रश्न संख्या 17, हरित प्रदेश की मांग का संबंध किस राज्य से है? यह उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18, बोडोलैंड की मांग का संबंध किस राज्य से है? यह असम राज्य से है। प्रश्न संख्या 19, कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य किस नदी को लेकर विवाद रहा है? यह कावेरी नदी के जल को लेकर के विवाद रहा है। प्रश्न संख्या 20, सिख शब्द संस्कृत भाषा के किस शब्द से निकला है? यह शिष्य शब्द से निकला है। प्रश्न संख्या 21, आनंदपुर साहिब क्षेत्र किस धर्म का पवित्र स्थल है? यह सिख धर्म का पवित्र स्थल है। प्रश्न संख्या 22, क्षेत्रीयतावाद की एक अन्य प्रवृत्ति किस रूप में देखी गई है? यह भूमिपुत्र की धारणा के रूप में देखी गई है। प्रश्न संख्या 23, किसी राज्य के निवासियों द्वारा उस राज्य में रोजगार प्राप्त करने के संबंध में विशेष संरक्षण की मांग का किया जाना किस धारणा पर आधारित है? यह भूमिपुत्र की धारणा पर आधारित है। प्रश्न संख्या 24, किसने जाति व्यवस्था और राजनीति में अंतःक्रिया के संदर्भ जाति प्रथा के 3 रूपों लौकिक रूप, एकीकरण का रूप एवं चैतन्य रूप की चर्चा की है? यह रजनी कोठारी महोदय के द्वारा की गई है। प्रश्न संख्या 25, राजनीति में जातियों के रुझान तथा उनकी राजनीतिक मामलों की चेतना के मूल्यांकन हेतु 1970 के दशक में किसके द्वारा अध्ययन किए गए? यह अनिल भट्ट के द्वारा अध्ययन किए गए। प्रश्न संख्या 26, किसका कथन है कि जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है? यह जयप्रकाश नारायण जी का कथन है। प्रश्न संख्या 27, राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने अगस्त 1990 में मंडल रिपोर्ट लागू कर नौकरियों में पिछड़ी जातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया? यह 27% आरक्षण का प्रावधान OBC के लिए किया गया था। प्रश्न संख्या 28, किसने जातिगत प्रभाव के कारण राज्यों की राजनीति को जातियों की राजनीति की संज्ञा दे डाली है? यह टिंकर महोदय ने कहा है। प्रश्न संख्या 29, किसका मानना है कि जाति व्यवस्था ने जातियों के राजनीतिकरण में सहयोग देकर परंपरावादी व्यवस्था को आधुनिकता के सांचे में
ढालने का कार्य किया है? यह कथन रुडोल्फ एंड रुडोल्फ का है। प्रश्न संख्या 30, किसी वर्ग को अल्पसंख्यक मानने के कौन से आधार हैं? तो भारत में दो आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग माने जाते हैं, एक धर्म एवं भाषा, दूसरा भाषा। प्रश्न संख्या 31, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 एवं 30 का संबंध किससे है? यह अल्पसंख्यक वर्ग से है। प्रश्न संख्या 32, भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब की गई थी? यह 1978 में की गई थी। प्रश्न संख्या 33, अल्पसंख्यक आयोग को कब राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के रूप में सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया? यह 1992 में किया गया था। प्रश्न संख्या 34, विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 18 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 35, भारत सरकार द्वारा देश के कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है? 6 समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है धर्म के आधार पर, जिनमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी एवं जैन शामिल हैं। प्रश्न संख्या 36, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का प्रावधान है? यह आर्टिकल 350 ख में है। प्रश्न संख्या 37, सचर समिति का संबंध किन अल्पसंख्यकों से है? यह मुस्लिम अल्पसंख्यकों से संबंधित समिति है। प्रश्न संख्या 38, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? आर्टिकल 29 एवं 30 अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 39, किसका मानना है कि भारत में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है? यह आचार्य विनोबा भावे जी का कथन रहा है। वीडियो में हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर के यूनिट 8 के कुछ हस्तलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। प्रश्न संख्या 1, दल बदल और राज्यों की राजनीति, जो कि 1970 में प्रकाशित पुस्तक है, के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक सुभाष कश्यप जी हैं। प्रश्न संख्या 2, दल बदल की समस्या के निदान हेतु सुझाव देने के लिए 1969 में किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था? तो वाई.बी. चौहान की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 3, दल बदल रोकने हेतु किए गए 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा संविधान में किस अनुसूची को जोड़ा गया? तो 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 4, दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की निरर्हता का निर्णय कौन करता है? यह सदन का अध्यक्ष करता है, जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष और राज्य विधानसभा में विधानसभा के अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 5, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया? तो भारतीय संविधान के कुल 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। आर्टिकल 101, 102, 190 और 191, इन 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया था। प्रश्न संख्या 6, दल बदल निरोधक अधिनियम किस तिथि को पारित हुआ? यह 15 फरवरी 1985 को पारित होता है। प्रश्न संख्या 7, 52वें संविधान संशोधन 1985 के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उस समय श्री राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न संख्या 8, किस संविधान संशोधन द्वारा यह कहा गया कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्री परिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा? यह 51वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा कहा गया था। प्रश्न संख्या 9, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दल बदल कानून की किस धारा को असंवैधानिक करार दिया गया? तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 7वीं धारा को असंवैधानिक करार दिया गया था। प्रश्न संख्या 10, सर्वोच्च न्यायालय ने 1952 अधिनियम की धारा 7 को किस वाद के तहत अवैधानिक घोषित किया था? यह आपका क्योतो होलोहन वाद 1993 के दौरान किया गया था। प्रश्न संख्या 11, 91वें संविधान संशोधन के तहत राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की कुल संख्या कितने से कम नहीं हो सकती? यह 12 से कम नहीं हो सकती। प्रश्न संख्या 12, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है? यह भाग 18 में किया गया है। प्रश्न संख्या 13, राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 356 में है, हालांकि 352 और 360 भी आपातकाल से ही संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 14,
भारत में राष्ट्रपति शासन कितने आधारों पर राज्यों में लागू किया जा सकता है? तो इसके दो आधार हैं। एक आधार आपके अनुच्छेद 356 में बताया गया है, दूसरा आर्टिकल 365 में बताया गया है। प्रश्न संख्या 15, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के कितने समय के भीतर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है? 60 दिन के भीतर या 2 माह के भीतर वहाँ पर संसद के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 16, संसद द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय तक लागू रहता है? यह 6 माह तक लागू रहता है। प्रश्न संख्या 17, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिनियम कितने समय तक लागू रह सकता है? अधिकतम यह 3 वर्ष तक लागू रह सकता है। प्रश्न संख्या 18, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में किया गया था? यह पंजाब राज्य में 1951 में किया गया था। प्रश्न संख्या 19, 1977 में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने कितने राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया था? तो 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन उस समय लागू किया गया था। प्रश्न संख्या 20, किसने संविधान सभा में आशा व्यक्त की थी कि अनुच्छेद 356 की यह उग्र शक्ति एक मृत पत्र की भांति ही रहेगी? यह डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। प्रश्न संख्या 21, किसने डॉक्टर अम्बेडकर पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर तो अब जीवित नहीं हैं, परंतु ये अनुच्छेद अभी भी जीवित हैं? यह HV कामत का कथन है। प्रश्न संख्या 22, उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है? तो उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। प्रश्न संख्या 23, उत्तर प्रदेश में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? यह सन 2002 में लगाया गया था। प्रश्न संख्या 24, राज्यों में राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से आगे बढ़ाने हेतु राष्ट्रीय आपात एवं चुनाव आयोग के प्रमाण की बाधा किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई? यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ी गई। प्रश्न संख्या 25, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा 1966 से 1977 के मध्य कितनी बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग राज्यों में किया गया था? यह 39 बार प्रयोग किया गया था। प्रश्न संख्या 26, किस वाद में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 356 को लागू करने संबंधी निर्देश जारी किए थे? यह SR बोम्मई वाद 1994 में किए थे। प्रश्न संख्या 27, किस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई थी कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए? यह सरकारी आयोग रिपोर्ट 1983 में की गई थी। प्रश्न संख्या 28, किस आयोग द्वारा स्थानीय आपातकाल के प्रावधान की सिफारिश की गई थी? तो यह केंद्र राज्य संबंधों पर गठित आयोग पुंछी आयोग के द्वारा की गई थी। मुझे आशा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न टू अर्न विद प्रवीण पर विजिट करें एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।